हेलो एवरीवन। और जैसा कि हम लोग आरसीसी सब्जेक्ट का हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन जो कि आपके बीटी एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है। उसी प्रकार आप लोग चॉइस क्वेश्चन आप एक टाइप क्वेश्चन ही प्रिपेयर करिए। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने थ्योरी पढ़ चुका है ऑलरेडी। ठीक है, थ्योरी पूरा कवर हो चुका है। थ्योरी से ही आप क्वेश्चन क्या कर सकते हो, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पहले थ्योरी पढ़ लेना आप लोग। ठीक है, थ्योरी के बाद से आपको क्या करना है, ठीक है, थ्योरी के बाद से आपको क्या करना है, एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ठीक है, क्या करना है, एमसीक्यू टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। पहले थ्योरी कवर करिएगा, देन उसके बाद आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो थ्योरी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और आपका एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन का सेशन चल रहा है। कई वीडियो बन चुके हैं इस पर, आप लोग इसको ध्यान से देखने का प्रयास करिएगा। ठीक है, तो अभी तक जितना भी वीडियो हुआ था हम लोगों का सिंगल डबल का क्वेश्चंस, कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ आरसीसी का, कुछ डिजाइन मेथड के लिए था कुछ। ठीक है, तो वो कब हम लोगों ने उसमें कवर किया था क्वेश्चन के माध्यम से। आज हम लोग क्या करेंगे, स्लैब के कुछ क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, स्लैब का कुछ क्वेश्चन हो चुका है, कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं। ठीक है, स्लैब का स्लैब का हो सकता है इसमें। ठीक है, उसके बाद से आपका इसके साथ टी बीम का हो सकता है। ठीक है, टी बीम हो सकता है और इसके साथ आपका जो है कह सकते हैं कि कॉलम कॉलम का भी क्वेश्चन इसके साथ मेंशन कर दिया जाएगा। ठीक है, ये जो 3 टॉपिक जनरली क्या होगा आपका कवर हो जाएगा इसके साथ। ठीक है, क्लियर। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। आरसीसी का पहला क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आई थिंक ये पूछा भी है कई जगह, तो आपके भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं हम लोग। कह रहा है क्वेश्चन में, द मिनिमम थिकनेस ऑफ फ्लोर स्लैब्स फॉर बिल्डिंग इज यूजुअली। ध्यान से देखिएगा, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। द मिनिमम द मिनिमम थिकनेस थिकनेस ऑफ फ्लोर स्लैब्स स्लैब्स फॉर बिल्डिंग इज फॉर बिल्डिंग इज इज ठीक है, इज यूजुअली। ये आपका क्वेश्चन है। द मिनिमम थिकनेस ऑफ फ्लोर स्लैब द मिनिमम थिकनेस ऑफ फ्लोर स्लैब फॉर बिल्डिंग इज यूजुअली। मतलब हिंदी में अगर बात करें तो भवन के लिए फर्श स्लैब की न्यूनतम मोटाई कितनी होनी चाहिए। अगर बात करते हैं हिंदी में, इसका जो हिंदी बनकर आता है वो कहता है क्वेश्चन में, भवन के लिए, इससे हिंदी वाले बच्चों के लिए भी आपका है कि आपका बाइलिंगुअल पेपर होगा, इंग्लिश भी होगा आपका, हिंदी भी होगा। ठीक है, तो आप लोग दोनों चीज़ों का ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। ठीक है, तो भवन के लिए जो फर्श स्लैब की न्यूनतम मोटाई होती है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, जो आपका भवन है, ठीक है, जो भवन है आपका, जो इसकी न्यूनतम मोटाई है, न्यूनतम मोटाई है, ये आपका कितना होता है। ठीक है, ये आपका कितना होता है। तो एक क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है। ठीक है, इसके बारे में आपको मैं आपसे ऑप्शन दे रहा हूँ, उस ऑप्शन के अनुसार आप लोग थोड़ा गेस करिए कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन आपका है यहाँ पे, ऑप्शन ए है 2 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है आपका 9 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी जो है वो आपका है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर। तो जो जनरली जो स्पैन और भार के अनुसार जो हम लोग स्लैब की मोटाई डालते हैं वो जनरली 9 सेंटीमीटर से लेकर के 15 सेंटीमीटर तक होती है। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रहा है कि मिनिमम, ध्यान दीजिएगा, यहाँ बोला जा रहा है मिनिमम थिकनेस। क्या बोला जा रहा है, मिनिमम थिकनेस ऑफ फ्लोर स्लैब
फॉर बिल्डिंग। तो इसके लिए आपका मैंने अभी जस्ट बताया कि जो आपका 9 सेंटीमीटर से लेकर के आपका 15 सेंटीमीटर तक मोटी थिकनेस डाली जाती है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन ए जो दिया है 2 सेंटीमीटर, जो कि होगा नहीं, ठीक है, 5 सेंटीमीटर होने का सवाल ही नहीं उठता है, 25 सेंटीमीटर होगा ही नहीं, ठीक है। तो मैक्सिमम कितना जा रहा है 15 सेंटीमीटर। बच रहा है आपका ऑप्शन ए, जो ऑप्शन सी दिया हुआ है आपका, ये आपका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 9 सेंटीमीटर, ठीक है, 9 सेंटीमीटर। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एक जगह नहीं कई बार जगह पूछा हुआ है, ठीक है, क्या जगह पूछा हुआ है। चलिए देखते हैं इसी क्रम में सेकेंड क्वेश्चन। इसी क्रम में देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। कह रहा है फॉर कैंटिलीवर बीम्स, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, फॉर कैंटिलीवर बीम cantilever beams the basic value of span, the basic value of span span to effective depth ratio, effective depth ratio, ठीक है, इफेक्टिव डेप्थ रेशियो क्या होगा। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, फॉर कैंटिलीवर बीम्स द बेसिक वैल्यू ऑफ स्पैन, जैसे बेसिक वैल्यू हम लोग जनरली जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहाँ पे वैल्यू हमने नाम दिया था, ठीक है, रेशियो, ठीक है, स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो, ठीक है। इसका कैंटिलीवर बीम के लिए वैल्यू कितना होता है, क्योंकि आपके आई एस कोड प्रोविजन है, ठीक है, ये आपको आई एस कोड में मिल जाएगा, और यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन देख लेना किस बीम के लिए पूछा है, ये जरूरी होता है, यहाँ पे जरूरी है ध्यान देने के लिए कि कौन सा बीम कह रहा है, ठीक है, कौन सा बीम कह रहा है। तो यहाँ पे आपका कह रहा है कैंटिलीवर, क्या कह रहा है, कैंटिलीवर बीम कह रहा है, तो इसको ध्यान में देखिएगा। कैंटिलीवर बीम के लिए जो आपका स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो होता है आपका, वो कितना होता है। चलिए ऑप्शन देते हैं, ऑप्शन है आपका, इसको मैं रख कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन तो समझ ही गए होंगे कि कंटिन्यूअस बीम के लिए जो पार्ट का प्रभावी लंबाई से जो साधारणतः क्या अनुपात होता है, वही पूछ रहा है। यानी कि क्वेश्चन दूसरे में ये कह रहा है स्पैन स्पैन टू इफेक्टिव 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 डेप्थ इफेक्टिव डेप्थ, ये आपका रेशियो पूछ रहा है किस बीम के लिए, तो पूछ रहा है आपका कैंटिलीवर के लिए, कैंटिलीवर के लिए, कैंटिलीवर बीम के लिए। ऑप्शन आपका है यहाँ पे, ऑप्शन ए दिया है 7, ऑप्शन बी दिया है 10, ऑप्शन सी दिया है आपका 20, और ऑप्शन डी दिया है आपका 26, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि स्पैन अपॉन इफेक्टिव डेप्थ का जो रेशियो होता है वो अलग अलग बीम के लिए अलग अलग वैल्यू होता है। इसको डायरेक्ट आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन इसी तरह बनेंगे और आपको वहाँ से ऑप्शन देख क्या करना पड़ेगा, टिक करना पड़ेगा, ठीक है, टिक करना पड़ेगा। तो इस केस में हम ध्यान देंगे कि जो आपका कैंटिलीवर होता है, ठीक है, जो कैंटिलीवर बीम होता है उसके लिए 7 वैल्यू होती है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। इस रेशियो की जो कैंटिलीवर बीम्स के लिए जो वैल्यू होती है उसका वैल्यू होता है 7। सिंपली सपोर्टेड के लिए, जिसको हम शुद्धालंबित धर्म करते हैं, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए आपका जो वैल्यू होता है वो 20 होता है, और कंटिन्यूअस के लिए क्या होता है 26 होता है। लेकिन यहाँ पे पूछा है किसका, यहाँ पे पूछा हुआ है आपका कैंटिलीवर का,
तो इस केस में आपका हो जाएगा 7। क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। चलिए मैं यहाँ पे अभी एक बार लिख दे रहा हूँ आपका तीनों केस में क्या क्या वैल्यू होता है, इसको आप लोग एक बार नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, ठीक है। बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, ठीक है। बहुत नोट कर लीजिए इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। स्पैन स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है। इफेक्टिव डेप्थ जो वैल्यू होती है डायरेक्ट, ठीक है, जिसको हम लोग जनरली बेसिक वैल्यू पूछते हैं, ठीक है। इनको हम कह सकते हैं बेसिक वैल्यू का रेशियो, ठीक है। तो अगर कैंटिलीवर है, अगर कैंटिलीवर है इसकी वैल्यू 7 लीजिएगा। ऑप्शन में ध्यान देखिएगा बीम कौन सा है। कैंटिलीवर है तो 7। सिंपली सपोर्टेड बीम होगा अगर, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम होगा अगर, तो इस केस में आपका होगा 20। क्या होगा? 20। क्लियर? और अगर ये अगर कंटिन्यूअस हो जाता है, ठीक है, अगर यही कंटिन्यूअस हो जाता तब इस केस में आपका इसकी वैल्यू 26 हो जाती, 26 हो जाती। बात को ध्यान रखिएगा, इसके लिए 26, सिंपली सपोर्टेड के लिए 20 और कैंटिलीवर के लिए आपका 7 वैल्यू होती है, ठीक है। तो इस वैल्यू को आप नोट कर सकते हैं कि आपके बराबर पूछा हुआ एग्जाम में, तो कहीं ना कहीं आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्लियर? ओके, चलिए एक क्वेश्चन और है आपका सिलेक्ट से। एक आप लोगों ने सुना होगा फ्लैट स्लैब, ठीक है। फ्लैट स्लैब का जो कंस्ट्रक्शन होता है अदर जो स्लैब से थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि वो जो होता है कॉलम से मोनोलिथिकली क्या होते हैं, बिल्ट होते हैं, ठीक है, स्लैब के साथ। उसमें किसी का वाल वॉल बीम से और कुछ नहीं, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है एज पर एज पर एज पर IS 456/2000 thickness of flat thickness of flat should not be less than should not be less than। क्वेश्चन बहुत ईजी है। एज पर जो आपका IS कोड है 456/2000 थिकनेस ऑफ, थिकनेस पूछ रहा है किसका, फ्लैट स्लैब, फ्लैट, ठीक है, फ्लैट स्लैब। यहाँ पर मैंने स्लैब लिखना भूल गया है, इसको आप लोग यहाँ पे फ्लैट स्लैब है ये, ठीक है, क्या फ्लैट स्लैब should not be less than, should not be less than, ठीक है। हिंदी में इसको कर सकते हैं कि IS कोड 456/2000 के अनुसार चपटी स्लैब की मोटाई निम्नलिखित से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, निम्नलिखित से कम नहीं होनी चाहिए। मैं यहाँ पे ऑप्शन दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को ध्यान से मैं हिंदी में बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। IS कोड जो आपका 456/2000 के अनुसार चपटी, जिसको हम लोग फ्लैट स्लैब बोलते हैं, चपटी स्लैब की जो मोटाई है निम्नलिखित से कम नहीं होना चाहिए या निम्नलिखित से कम नहीं होना चाहिए। मैं ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, ठीक है, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ। ऑप्शन ए है आपका 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। बी ऑप्शन दिया है आपका
12.5 सेंटीमीटर सी ऑप्शन है आपका 10 सेंटीमीटर और डी ऑप्शन है आपका 8.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 8.5 सेंटीमीटर। सॉरी। इस क्वेश्चन में मैं बता दूं आपको, जो आपका फ्लैट स्लैब होता है, ठीक है, उसकी जो जनरली मोटाई होती है 125 mm से कम होनी चाहिए। ठीक है, 125 mm, मैंने क्या बोला, 125 mm। कितना बोला हमने, 125 mm। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे देखें अगर 125 mm की बात करें, ठीक है, अगर 125 mm की बात करें अगर हम, तो इस ऑप्शन में हमको ऑप्शन बी नंबर जो है, जो कि सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया हुआ है, इसको 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वैल्यू आपको याद रखना है कि 25 mm जहाँ भी दिखाई देता है फ्लड स्लैब के केस में, आप वहाँ पे याद करो, आसानी से टिक करो और आगे बढ़ जाओ। ठीक है, क्लियर। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद से हम लोग जो है टी बीम का क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, टी बीम का कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द फ्लैंज विड्थ ऑफ आइसोलेटेड टी बीम। तो आप उन्हें क्वेश्चन ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ। ठीक है, आपको बस फार्मूले याद रखने हैं इसमें इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज के लिए, ये आपको बहुत जरूरी होता है। ठीक है, क्लियर। दो फार्मूला आपको याद रखना है डीएफ का, तो जितना भी मैंने फार्मूला बताया था उसको आप लोग जनरली क्या करना, लिख करके प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, क्लियर। ओके, ओवरऑल डेप्थ क्वेश्चन नंबर है, ओवरऑल डेप्थ ऑफ टी बीम, ओवरऑल डेप्थ of T beams for T beams for medium loading of continuous beam is assumed to be continuous beam is assumed to be assumed to be of स्पेस दिया हुआ है आफ्टर द टोटल स्पेन ऑफ द टोटल स्पेन। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन है, ओवरऑल डेप्थ ऑफ टी बीम्स फॉर मीडियम लोडिंग ऑफ कंटिन्यूअस बीम इज अज्यूम्ड टू बी, यहाँ पे आपको स्पेस दिया हुआ है, वही ऑप्शन का वैल्यू वहाँ पे फिलअप करना। ठीक है, अब द टोटल स्पेन, मतलब हिंदी में कहना चाहता है कि निरंतर बीम की जो मध्यम लोडिंग होती है, ठीक है, मध्यम लोडिंग हेतु जो टी बीम की पूर्ण गहराई होती है कुल स्पेन की कितनी होती है। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये आपका क्वेश्चन यूपीएससी जे में पूछा हुआ है और ये आपके एग्जाम में भी आ सकता है। ठीक है, निरंतर बीम की जो मध्यम लोडिंग होती है हेतु टी बीम की पूर्ण गहराई कुल स्पेन की कितनी होती है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब मैं ऑप्शन दे रहा हूँ,
ऑप्शन है आपका, ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 1/12 से लेके 1/15, सॉरी। दूसरा है आपका 1/10 से लेके 1/12, 1/10 से लेकर 1/12। तीसरा जो आपका है 1/20 से लेके 1/25, ठीक है। और चौथा जो आपका दिया हुआ है 1/20 से लेके 1/24, 1/24, ठीक है। इसको ध्यान से देखिएगा, 4 ऑप्शन दिया हुआ आपके पास। क्वेश्चन मैंने अब फिर से हिंदी पढ़ ले रहा हूँ, जो मैंने सिर्फ ऑप्शन लिखा है यहाँ पे, तो एक बार फिर से बच्चों के माइंड में क्वेश्चन होना चाहिए कि निरंतर बीम की जो मध्यम लोडिंग होती है, ठीक है, ओके, ये तो जो टी बीम की जो पूर्ण गहराई होती है कुल स्पेन की कितनी होगी, ठीक है, कुल स्पेन की कितनी होगी, या इंग्लिश में इसको कह सकते हैं ओवरऑल डेप्थ ऑफ टी बीम फॉर मीडियम लोडिंग ऑफ कंटिन्यूअस बीम इज एज्यूम टू बी डैश ऑफ द टोटल स्पेन, ओके। तो ये आपको याद रखना, यहाँ पे जो आपका इस केस में जब भी क्वेश्चन आएगा आपका, ठीक है, कंटिन्यूअस में ओवरऑल डेप्थ की बात करिए तो कहीं ना कहीं आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1/12 से लेकर 1/12 टू 1, ठीक है, 15, ठीक है, ये आपका क्या होता है, करेक्ट आंसर होता है, ठीक है, क्लियर, ओके। चलिए चलिए इसी प्रकार आपका जो कुछ क्वेश्चन आपके आप मैंने बता दिया है, जो आपका टी बीम से है ना, जो टी बीम से है, मैंने इसमें आपके जो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, जो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन होते हैं आपके टी बीम में, इसको अक्सर जनरली क्या होता है पूछ लिया जाता है, या फिर इसमें जो बेस्ड न्यूमेरिकल होते हैं ना, ठीक है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल इसमें क्या करते हैं पूछा जा सकता है, ठीक है, न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है, वो भी न्यूमेरिकल किस पर बेस्ड होगा आपका, तो जनरली जो बेस्ड फॉर्मूला होता है इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज, इफेक्टिव इफेक्टिव विड्थ विड्थ ऑफ फ्लैंज, ठीक है, इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज, ये आपका जो होता है इस पर जो डीएफ वैल्यू में कैलकुलेट करते हैं आइसोलेटेड, इसमें भी ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको बताया था कि जो टी बीम में आपका जो न्यूमेरिकल फॉर्मूले होते हैं वो जनरली क्वेश्चन पे ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा पूछा है, मोनोलिथिक पूछा है, ठीक है, मोनोलिथिक पूछा है, या फिर आइसोलेटेड पूछा है, या फिर आइसोलेटेड पूछा है, इसमें भी कंडीशन है कि वो एल बीम है कि आपका टी बीम है, ठीक है, इसमें भी है टी बीम है या फिर यल बीम है, इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब बताया था आप लोगों को कि जो अक्सर जो क्वेश्चन एक आता है पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन नंबर जो भी चौथा होगा, नेक्स्ट जो भी आपका क्वेश्चन आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ रिजिड ब्लॉक, डिग्री ऑफ फ्रीडम फ्रीडम ऑफ अ रिजिड ब्लॉक फाउंडेशंस आर फाउंडेशंस आर, ये क्वेश्चन है आपका, एक दृढ़ ब्लॉक मशीन
न्यू के लिए जो स्वाभाविक अंश होते हैं वो कितना होते हैं। ठीक है, आंसर आपको मैं ऑप्शन के थ्रू बताने जा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन मैं फिर से एक बार बताता हूँ हिंदी में। एक ग्रिड ब्लॉक मशीन न्यू के लिए स्वाभाविक अंश कितना होता है, तो इसके लिए याद रखिएगा आपको ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 2, ऑप्शन 2 नंबर दिया हुआ है आपका 3, ऑप्शन 3 दिया है आपका 4 एंड ऑप्शन 4 दिया है आपका 6। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा आपका हो जाएगा क्या 6। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 के लिए रिजिड ब्लॉक। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन आपके। मैंने इस पर भी देखो कई बार हर जगह क्वेश्चन पूछा है आपका। ठीक है, तो जो आपका क्वेश्चन है वो पूछा है कि आईएस कोड के अकॉर्डिंग, ठीक है, मिनिमम एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, मिनिमम एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन क्या है, द मिनिमम एसेंट्रिसिटी द मिनिमम centricity for design of column for design column as per IS code, as per IS code 456/2000। ठीक है, ठीक है, IS कोड जो दिया हुआ आपका 456/2000, where L is unsupported length, and D आपका लिस्ट लेटर डायमेंशन। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। पूछा जा रहा है जो मिनिमम सेंट्रिसिटी है, जो IS कोड है, ठीक है, जो आपका IS कोड है 456/2000 के अनुसार स्तंभ के डिजाइन में, ठीक है, जो कॉलम का डिजाइन करते हैं उसमें डिजाइन में न्यूनतम उत्केंद्रता है। ठीक है, क्या पूछा है, मिनिमम सेंट्रिसिटी है, मिनिमम सेंट्रिसिटी आप डिजाइन ऑफ कॉलम एज पर IS कोड। ठीक है, जहाँ पर आपको एक फार्मूला दिया गया है और उस फार्मूले में आपको करेक्ट आंसर चुनना है। जब हम लोग थ्योरी पढ़ रहे थे तो वहाँ पे मिनिमम सेंट्रिसिटी का फार्मूला हम लोग 20 बातें वहाँ लिखे थे, पढ़े थे और उसका यूज़ भी किए थे डिजाइन में। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, ऑप्शन थोड़ा लंबा होगा इसलिए मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसलिए मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, ऑप्शन पहला है इसमें ए, ऑप्शन ए है L/300 प्लस D/50। ठीक है, ऑप्शन बी दिया है आपका L/500 प्लस D/30। सी दिया है आपका L/300 प्लस D/500। ठीक है, और जो डी ऑप्शन दिया वो दिया आपका L/500 प्लस D/30।
ठीक है, 300। ओके, क्लियर है? ओके, अब इसमें से बोला जा रहा है जो आपका यल होता है, ठीक है, जो इसमें से यल है आपका, वो आपका होता है अनसपोर्टेड लेंथ। क्या होता है? अनसपोर्टेड अनसपोर्टेड लेंथ होता है, ठीक है। और जो डी होता है आपका, डी होता है वो आपका होता है लीस्ट लेटरल डायमेंशन, ठीक है, लीस्ट लेटरल डायमेंशन। अब इनमें से आपको करेक्ट आंसर क्या करना है, चूज करना है। मिनिमम सेंट्रिसिटी का जो फार्मूला होता है आइसोटोप पानी में कौन सा होता है? तो आपको मैंने बताया था कि जो L/500 प्लस T/30, तो यहाँ पे जो आपको देखने में लग रहा है कि जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा आपका करेक्ट आंसर, L/500 प्लस D/30। इस पर आपको एक बार न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है, इस पर पूछा भी है यहाँ पे अगर क्वेश्चन में। मिनिमम सेंट्रिसिटी का जो एल दिया हुआ था आपको, मान लीजिए कुछ दिया हुआ है, और टी की वैल्यू आपने क्रॉस सेक्शन के अकॉर्डिंग क्या करना है, पता कर लेना है, ठीक है। जैसे क्रॉस सेक्शन अगर 200, ठीक है, मैं यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जो आपका लिस्ट लेटर डायमेंशन होता है, अनसपोर्टेड लेंथ दिया रहेगा, नो डाउट उसकी वैल्यू रख देंगे। लेकिन अगर क्रॉस सेक्शन दिया होगा, ठीक है, जैसे 230/200, ठीक है, 230/200, तो इस केस में क्या होता है, इस केस में आपको करना क्या पड़ेगा, जो लिस्ट लेटर डायमेंशन होता है, लिस्ट लेटर डायमेंशन होता है, इन दोनों में जो आपका मिनिमम होता है, मिनिमम वैल्यू यानी कि जो मिनिमम डायमेंशन है, तो यानी कि यहाँ पे 200 कंसीडर करेंगे। यहाँ जो डी की वैल्यू हम लोग कंसीडर करेंगे, यहाँ पे जो डी की वैल्यू लेंगे वो आपका कितना लेंगे, 200 लेंगे। इस बात को आप लोग क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके, इस बात का क्या करिएगा आप लोग, ध्यान रखिएगा। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मिनिमम सेंट्रिसिटी को लेकर के क्वेश्चन भी बन सकता है आपका, और आपका न्यूमेरिकल भी जो है उस पर बन सकता है, आपका फॉर्मूला भी पूछ सकता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कॉलम से, जो कि बहुत बार ये भी पूछा है आपका, द डायमीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार, द डायमीटर ऑफ longitudinal bar longitudinal bars in a column should not be less than, in a column should not be less than, should not be less than, ठीक है, the diameter of longitudinal bar in a column should not be less than, यानी कि किसी स्तंभ में, ठीक है, किसी स्तंभ में मुख्य छड़ों का जो व्यास होता है निम्नलिखित में से कम नहीं होना चाहिए। भाई साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर जगह पूछा हुआ है, और ये बेसिक सा क्वेश्चन है, और ये आपके भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, नो डाउट, ठीक है, क्लियर। या फिर ये कह सकते हैं कि जो आपका किसी स्तंभ में मुख्य छड़ों का जो व्यास होता है निम्नलिखित से कम नहीं होना चाहिए, एक उससे कम आप यूज नहीं करोगे, ठीक है, स्ट्रक्चर पे फेल होने के चांस बढ़े रहेंगे, ठीक है, कॉलम में फेलियर के चांस बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब इससे बात है, तो हम क्यों ऐसा करें कि भैया हमारा कॉलम क्या हो, फेल हो जाए, उससे पहले हम क्या करें, जितना आईएस कोड कहता है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं उसके डाटा को, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा, ध्यान से दिया हुआ है, ऑप्शन ए दिया हुआ है 6 mm, ऑप्शन बी दिया है 10 mm, ऑप्शन सी दिया है 12 mm, और ऑप्शन 4 दिया है आपका
16। ठीक है, चलिए बताइए इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे वो आपका हो जाएगा कितना, 12। ठीक है, और प्रबलन में जो आपका इस्पात में जो प्रबलन स्तंभ में जो प्रबलन दिया जाता है इस्पात की मात्रा वो न्यूनतम 0.8% और मैक्सिमम आपका 6% रखा जाता है। ठीक है, क्लियर। चलिए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस वैल्यू को याद रखिएगा, कितना होगा आपका 12 से डाया जो होगा आपका और इससे कम होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, द मिनिमम नंबर ऑफ द मिनिमम number of longitudinal bar bars provided in a rectangular RCC column is rectangular RCC column is। ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा, द मिनिमम नंबर ऑफ longitudinal bars provided in a rectangular RCC column is, मतलब किसी आयताकार काट के प्रबलित सीमेंट कंक्रीट के स्तंभ में मुख्य छड़ों की न्यूनतम संख्या होती है। ठीक है, मुख्य छड़ों की न्यूनतम संख्या होती है। क्वेश्चन आप लोगों ने ध्यान से सुन लिया, इसका ऑप्शन में दे रहा हूँ, ऑप्शन दे रहा हूँ। ठीक है, ऑप्शन ए है आपका 2, भैया 2 छड़ पड़ेगा, या फिर भैया 4 छड़ पड़ेगा, या भैया आपका 6 छड़ पड़ेगा, या भैया आपका 8 छड़ पड़ेगा। मैंने आपको क्लास में ये बताया था, जब बात होती है रेक्टेंगुलर की, ठीक है, जब बात होती है रेक्टेंगुलर की तो उस केस में आपको 4 छड़ डालना है। क्या डालना है? 4 छड़ डालना है, याद रखना। ठीक है, इस बात को याद रखना, कितना छड़ डालोगे आप लोग? 4 छड़ डालोगे। क्लियर, 4 छड़ क्या करोगे? प्रोवाइड करोगे। लेकिन अगर यही क्वेश्चन में रेक्टेंगुलर की जगह, ठीक है, यहाँ रेक्टेंगुलर की जगह अगर वो क्वेश्चन में पूछ लेता आपका सर्कुलर, ठीक है, मैं क्वेश्चन में यहाँ पे कर दे रहा हूँ सर्कुलर प्रोवाइडेड सर्कुलर कॉलम सर्कुलर कॉलम सर्कुलर कॉलम क्या होना चाहिए सर्कुलर कॉलम में? तो यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा, जब सर्कुलर पूछेगा तो उसके लिए आपको 6 को टिक लगाइएगा। ठीक है, इसको लगाइएगा, 6 को टिक लगाइएगा। समझ गए? अगर आपसे रेक्टेंगुलर पूछता है तो आपको टिक लगाना है कौन सा? 4। ओके, क्लियर। चलिए ये आपकी जो है बेसिक इसकी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको अभी सी बात है क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन आपका है नेक्स्ट, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है द पिच ऑफ लेटरल टाइज। हाँ मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ, जैसे हम लोग क्या करते हैं, जो कॉलम बनाते हैं ना, जैसे मान लीजिए पहले कॉलम में क्या कॉलम बनाया, मान लीजिए हमने कॉलम बनाया, इसमें हमने क्या किया, जो बार अभी प्रोवाइड किया था हमने, कुछ ऐसा बार प्रोवाइड किया है इसको, ऐसे 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 और ऐसे हमने बार प्रोवाइड किया। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हो ना वर्टिकली लॉन्गिट्यूडनली, इसको हम लोग जनरली लॉन्गिट्यूडनल
बार भी बोल सकते हैं, मेन बार भी बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, मेन बार भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसी का डाया जो जनरली हम कंसीडर करते हैं 12 mm से जो है कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, 12 mm से कम नहीं होना चाहिए। अच्छा, जो हम लोग यूज़ करते हैं इसको इसको बांधने के लिए हम लोग एक लैटरल टाइज का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका यूज़ करते हैं लैटरल टाइज का। लैटरल टाइज का यूज़ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस लॉन्गिट्यूडिनल बार को क्या करते हैं, इस तरह हम लोग बांध देते हैं, ऐसे 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 बांध देते हैं। क्लियर है, इस तरह क्या करते हैं हम लोग, जनरली इसको बांध देते हैं। ठीक है, ओके। जब इसको बांध देते हैं तो इससे क्या होता है कि जो आपका सरिया होता है वो इधर उधर निकल नहीं पाता, बकल नहीं पाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में जो अगला क्वेश्चन है इसी लेटरल टाइज को लेकर के ही क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन बनाया जा रहा है। ठीक है, इसी तरह इसी भी आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसको ध्यान से देखने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन है आपका, द पिच ऑफ लेटरल टाइज। पिच का मतलब होता है स्पेसिंग, अभी मैं बताऊंगा। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा आपको। द पिच ऑफ लेटरल टाइज, द पिच ऑफ lateral ties lateral ties in RCC column should not exceed should not exceed। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। द पिच ऑफ लेटरल टाइज हमने आपको बताया था अभी जस्ट, मैंने जो बताया था लेटरल टाइज जो बांधने का काम करता है मेन बार को, इन आरसीसी कॉलम शुड नॉट एक्सीड। ठीक है, किससे अधिक नहीं होना चाहिए, प्रबलित सीमेंट कंक्रीट कॉलम के पार्श्व बंधकों का अंतराल निम्नलिखित से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है आपका, क्वेश्चन तो मैंने लिख दिया, अब एक बार पढ़ लो, स्क्रीन शॉट लेना हो स्क्रीन शॉट ले लो। लेकिन अब जो है हमारा क्वेश्चन ये होगा कि प्रबलित सीमेंट कंक्रीट कॉलम के पार्श्व बंधकों का अंतराल स्पेसिंग निम्नलिखित से अधिक नहीं होना चाहिए। चलिए ऑप्शन अब मैं यहाँ पे देने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। हम लोग पढ़े थे जब कॉलम, तो आप हम लोग पढ़े थे डिजाइन केस में। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए, द लिस्ट लेटर डायमेंशन। क्या दिया है, द लिस्ट लेटरल डायमेंशन। ठीक है, डायमेंशन को सही से देता हूँ, लेटर को भी सही देता हूँ, लिस्ट लेटरल डायमेंशन। ठीक है, सेकेंड है 16 टाइम द डायमीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल बार, 16 टाइम्स the diameter of longitudinal bar, diameter of longitudinal bar, और शी दिया आपका 300 mm, और जो डी होता है आपका वो दिया है ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। क्लियर है, चलिए पहला ऑप्शन दिया है लिस्ट लेटर डायमेंशन 16 टाइम डायमीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल बार, या फिर 300 mm, या फिर ऑल ऑफ द अबव।
जब बात हुआ था कि लेटर टाइज की स्पेसिंग की जब बात हुआ था, तो कहीं ना कहीं हमने आपको बताया था कि तीनों केस होते हैं, ठीक है, इन तीनों केस में बोल देते हैं। क्लियर है? तीनों केस में हम क्या करते हैं, देखते हैं। ये तीनों केस होता है, लिस्टेड डायमेंशन भी होता है, सेक्शन टेंशन डायमीटर ऑफ बार भी होता है, टेंशन भी होता है, ठीक है। जिनमें से जो कम होता है तो क्या करते हैं, कंसीडर कर लेते हैं तीनों में से, ठीक है। इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, आई होप कि एक वीडियो आपको जितना भी क्वेश्चन निकल रहा था उसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा हम लोग जान रहे थे खुद आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है, आई श्योर। तो कहीं ना कहीं अगर आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं या फिर किसी भी बुक से प्रैक्टिस करते हैं तो आरसीसी का मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर? आपके पास कोई अगर रेफरेंस के लिए बुक हो तो आप बुक्स में भी देखिएगा किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको ये लगेगा हाँ क्वेश्चन तो इस टाइप ही पूछा गया है, तो आपको आसानी होगा, ठीक है। आपको क्या होगा, आसानी हो जाएगा। तो इस वजह से आपको जो क्वेश्चन करना है उसको लोग क्या करना पड़ेगा, ध्यान से आपको देखते चलना पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन कैसा पूछा हुआ है, ठीक है। क्लियर? चलिए, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। और इस पर आप नोट्स बनाए होंगे, जितने फॉर्मूले उन्होंने लिखा है उसको आपको उन्होंने लिखा होगा। देन आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रिविजन करते रहना पड़ेगा, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, रिविजन करते रहना पड़ेगा, ओके। क्लियर? चलिए, चलिए ठीक है, चलिए। तो इसी क्रम में हम क्या करते हैं, हम करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आरसीसी का देखते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।